नमस्कार, डीडी न्यूज की विशेष पेशकश एजेंडा में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अतीक। एजेंडा में आज बात होगी राजस्थान सरकार के बजट को लेकर की। बजट में क्या कुछ खास, इन सभी पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 10 जुलाई को राजस्थान सरकार की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने वित्त मंत्री के तौर पर विधानसभा में सरकार का बजट पेश करा। जो बजट था वो 4,95,934 करोड़ लगभग था। इस तरीके से तो सरकार ने हर वर्ग के लिए बहुत सारी घोषणाएं की हैं, बहुत लोगों को साधने की कोशिश की है। युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, नौजवान हो या फिर छात्र हो, हर किसी के लिए तोहफे बांटे गए हैं। तोहफों में क्या कुछ है हम बिल्कुल बताएंगे आपको। इस सारी चीजों को देखते हुए सरकार ने अगले 5 साल का रोड मैप बनाने की कोशिश की है। इस रोड मैप में क्या कुछ है अब आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि सरकार ने किस वर्ग के लिए कौन सी घोषणाएं की हैं और कौन कौन सी योजनाएं देने की बात कही है। आइए देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। निदा फाजली की इन लाइनों के साथ जब डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने वित्त मंत्री के तौर पर राजस्थान सरकार का बजट सदन में रखा तो मुख्यमंत्री समेत पूरे सदन ने बेंच थपथपाई। दिया कुमारी ने राजस्थान के हर तबके के लिए बजट का पिटारा खोल दिया। युवा, बुजुर्ग, महिला, किसान, छात्र, नौजवान और नौकरी पेशा लोगों के लिए दिल खोल कर योजनाएं बांटी। भजनलाल सरकार का ये बजट 2047 के विकसित भारत के संकल्प के साथ अगले 5 साल का रोड मैप बनाया गया है। आइए आपको बताते हैं भजनलाल सरकार किस वर्ग के लिए कौन सी योजनाएं लाई है। युवाओं के लिए रोजगार, 5 साल में 4 लाख नौकरियां, 1 लाख नौकरी इस साल, 10 लाख रोजगार के अवसर, 1.50 लाख कौशल विकास। कृषि क्षेत्र में 35 लाख किसानों को ब्याज मुक्त ऋण। मार्च 2025 तक 1.45 लाख कृषि कनेक्शन। मॉडर्न कृषि उपकरण के लिए अनुदान। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बोर्ड। फसली कर्ज पर 2% ब्याज अनुदान। महिलाओं यानी कि आधी आबादी के लिए 15 लाख लखपति दीदी। कामकाजी महिलाओं के लिए हर जिले में हॉस्टल। सेना पुलिस भर्ती के लिए बालिका सैनिक स्कूल। मेरिट वाली छात्राओं को टैबलेट। गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व जांच के लिए वाउचर जैसी योजनाएं लाई हैं। उद्योग के क्षेत्र में डिफेंस निर्माण का हब बनेगा। बालोतरा में पेट्रो जोन बनेगा। जयपुर में पीएम यूनिटी मॉल। नए स्टार्टअप के लिए 25 करोड़। पर्यटन के क्षेत्र में नई नीति आएगी। खाटू श्याम मंदिर कॉरिडोर बनेगा। 20 पर्यटन स्थल सुधरेंगे। हेरिटेज कंजर्वेशन बोर्ड बनेगा। 8 जगह नए रोपवे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 16 ट्रामा सेंटर शुरू होंगे। 6 नए, 10 बने हुए शुरू होंगे। 25 नई आधुनिक एम्बुलेंस। एक्सीडेंट में घायलों को बचाने वालों को 10,000। हर विधानसभा में एक आयुष्मान पीएचसी। शिक्षा के क्षेत्र में नए महाविद्यालय खुलेंगे। 12 नए महाविद्यालय, 8 कन्या, 3 कृषि महाविद्यालय खुलेंगे। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। हर संभाग में स्पोर्ट्स कॉलेज। 20 नए आईटीआई, 10 पॉलिटेक्निक। हॉस्टल मेस भत्ता 3 से 4,000 किया गया। कर्मचारियों के लिए संविदा कर्मी का 2 बार इंक्रीमेंट। आरजीएचएस में सास ससुर भी शामिल। मौत होने पर बढ़ी फैमिली पेंशन। ग्रेच्युटी सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए। पेंशनर्स को 30 से बढ़कर 50,000 तक के इलाज की सुविधा। इंफ्रास्ट्रक्चर, 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे, 53,000 किलोमीटर सड़क नेटवर्क। दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर जयपुर में राजस्थान मंडपम। बाड़मेर में सिविल एयरपोर्ट। कोटा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। खेल को लेकर के हर जिले में खेल अकादमी। खेलो राजस्थान यूथ गेम्स। पदक विजेता खिलाड़ी को 25 लाख तक का हेल्थ बीमा। ग्राम पंचायत में ओपन जिम। राजस्थान यूथ आइकॉन अवार्ड। टैक्स को लेकर शहीद के परिवार को मिलने वाले घर फ्लैट की रजिस्ट्री फ्री। कृषि बिजली कनेक्शन के कागजों पर स्टैंप ड्यूटी खत्म। होम लोन एग्रीमेंट पर स्टाम्प ड्यूटी
15 से घटकर 1 लाख। इसके अलावा 5500 पुलिस के लिए नए पद, SC/ST कर्मचारी को सस्ता लोन मिलेगा, 25 लाख घरों में नल से जल, 2.08 घरों को बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। दिल्ली पुलिस की तर्ज पर जयपुर में होगी VIP सुरक्षा फोर्स। इन तमाम योजनाओं के जरिए प्रदेश की भजनलाल सरकार विकास की नई इबारत लिखने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज, जयपुर। तो अभी आपने रिपोर्ट में देखा किस तरीके से सरकार ने हर वर्ग को कुछ ना कुछ देने की कोशिश की है और विकास की एक नई इबारत लिखने की कोशिश की है। आइए देखते हैं कि इस पूरे बजट को लेकर के राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का क्या कहना है। इस ग्राफिक प्लेट के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि सरकारें आती हैं, 5 साल तक बजट पेश करती हैं, अब विजन भी जरूरी है। 2014 में PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी सरकार ने 2047 में भारत कैसा होगा इस विजन पर काम किया है। हम भी 2047 में राजस्थान कैसा होगा इसी विजन पर चल रहे हैं। तो सरकार के इस बजट को लेकर के, CM के इस प्रतिक्रिया को लेकर के विपक्ष नेता प्रतिपक्ष ने भी अपना बयान जारी किया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी एक बात कही है, वो हम बात आपके सामने इस ग्राफिक प्लेट के जरिए रखना चाहेंगे। तो जल्दी से आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। टीकाराम जूली जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं सदन में, उन्होंने कहा है राज्य बजट उबाऊ, नीरस और बिना किसी विजन का है। थोथी घोषणाएं की गई हैं, बजट के पूरा होने की उम्मीद न के बराबर है। वित्त मंत्री ने इस बजट को पढ़कर केवल अपनी पीठ थपथपाई है। बजट में सरकार ने झूठ बोला है कि युवाओं को 20,000 नौकरी दी गई है। 5 वर्षों में 4 लाख भर्ती का संकल्प भी जुमला है। सरकार बने 7 माह हो गए मगर OPS पर चुप्पी साध रखी है। भजनलाल सरकार ने हर वर्ग को साधने के लिए ढेर सारी घोषणाएं की हैं और हर तबके के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं लेकर के आई है। आज हम बात करेंगे इस बजट में और बजट की चर्चा में कि किस तरीके से क्या कुछ घोषणाएं हुई हैं, क्या कुछ योजनाएं आई हैं, सभी पर हम तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सरकार का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं मदन प्रजापत, जो कि प्रवक्ता है भाजपा के। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं, इनका नाम है भरत मेघवाल। आप जो बजट आया है, बजट को लेकर काफी कुछ इनके पास पॉइंट्स है, कुछ मुद्दे हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और इसी के साथ जो बजट पेश हुआ है, इस बजट में क्या अच्छाई है और क्या कुछ खामी है या क्या कुछ चीजें हैं, इन सभी पहलुओं पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं CA शैलेंद्र अग्रवाल, जो कि आर्थिक विश्लेषक हैं। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मदन प्रजापत जी, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। जिस तरीके से ये बजट आया है, ये बजट जो सरकार लेकर के आई है, काफी कुछ घोषणाएं की गई हैं। इतनी घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए क्या कुछ रोड मैप आपके पास? देखिए अतीक जी, ये जो बजट है ये अमृत काल खंड का 2047 का विजन है जी। उस विजन को देखते हुए 5 साल की कार्य योजना है, सर्वजनहितैषी और सर्वसमावेशी बजट है, सभी के लिए है। और ये जैसा आप कहते घोषणाएं की है, भारतीय जनता पार्टी घोषणाएं नहीं, कार्य करने में विश्वास रखती है। हम जो बजट की जो भी हमने बजट में जनता से वादे किए हैं और जो कार्य करने के लिए गए हैं, अगले 5 साल में इनको धरातल पे उतारेंगे। और अंतिम पंक्ति में बैठे हुए, अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है, उसके चेहरे पे मुस्कान लाना और योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, ये लक्ष्य होता है। और ये सीधा सीधा परिदृश्यता आपको दिखती होगी कि आज जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों की बैठक लेके और अभी से बजट को धरातल पे उतारने के लिए कमेटी का गठन करके तैयार किया गया है। हम केवल और केवल पिछली सरकार जैसी गलती नहीं करेंगे। पिछली सरकार में आपने देखा होगा किसी सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी थे उस टाइम के, जो घोषणाएं करते थे और घोषणाएं धरातल पे होती नहीं थी। एक बजट की घोषणाएं दूसरे बजट तक पहुंचती नहीं थी। वो आपको इस वाली माननीय भजनलाल जी की सरकार में देखने को नहीं मिलेगी। ये गांव गरीब मजदूर की सरकार है। और मैं फिर कहूंगा, ये 2047 का विजन है। 5 साल की कार्य योजना के साथ में राजस्थान को विकसित राजस्थान की ओर ले जाने की बात करेंगे। तो हम 2047 की परिसंकल्पना के साथ में ये बजट लाया गया है, जो कि धरातल पर उतारा जाएगा। भरत जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से अभी जो मदन प्रजापत जी हैं, उन कह रहे थे कि ये योजनाएं सिर्फ नहीं है, ये सिर्फ घोषणाएं नहीं, ये धरातल पर उतारने वाली योजना है। क्या कहेंगे, इस बजट को आप कैसे देखते हैं? देखिए अतीक जी, जो राजस्थान का बजट आया है वो थोथी घोषणाएं हैं जी। और जिस तरीके से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी कहते हैं कि जो माननीय दिया कुमारी जी वित्त मंत्री जी, उनका काम सिर्फ बजट को पढ़ना था,
माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बैठकें ली कर्मचारियों की, युवाओं की, महिलाओं की, और जो उनसे रिव्यू आए, जो उनसे बातें आई, उनको इस बजट के अंदर लिया नहीं गया। मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूं, जो बजट होता है वो प्रति वर्ष का होता है, वो इस वर्ष का प्रतिबिंब होता है कि हम इस वर्ष में क्या करने जा रहे हैं। आप बातें 2047 की करते हैं, 5 वर्ष की करते हैं। मुझे लगता है कि आपको इस वर्ष में जो चीजें करनी चाहिए थी उस पर आपने बात नहीं की। आपने युवाओं के लिए कुछ नहीं इसमें खास किया। आपने कहा कि हम 1 लाख भर्तियां देंगे और पिछले 5 साल में 4 लाख भर्तियां देंगे। मैं इनसे पूछना ये चाहूंगा, जब इनका टर्न आएगा, कि इन्होंने फरवरी में 70,000 भर्तियों की घोषणा की थी, एक सिंगल भर्ती का भी इन्होंने, नई भर्ती की बात करूंगा मैं, हमारी भर्तियों की जो नियुक्ति थी उसकी नहीं, इन्होंने एक सिंगल नई भर्ती नहीं दी। 6 महीने निकल गए, 6 महीने बाकी है। क्या इस 6 महीने में 1 लाख भर्ती का जो आंकड़ा है वो पूरा कर पाएंगे? किसानों की अगर हम बात करें, हमारी सरकार ने किसानों के अलग से बजट लेकर आए। हम किसानों के लिए, गोपालन के लिए, नंदशालाओं के लिए, अनाज के लिए, खाद्य के लिए अलग अलग तरह से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अनुदान दिया, लेकिन इस बजट के अंदर हमने ऐसा कोई भी देखने को नहीं मिला। इनके फरवरी के बजट में गोपाल क्रेडिट कार्ड था, सोलर ऊर्जा का भी प्रावधान था, लेकिन इनसे ये पूछेगा कि पिछले 6 महीने में इन्होंने कितनी उसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट पाई, ये नहीं बता पाएंगे। सबसे बड़ी पूर्वी राजस्थान की ईआरसीपी की योजना थी, जिस ईआरसीपी की योजना पर उम्मीद थी कि इस बार एमओयू तो इन्होंने सार्वजनिक किया नहीं, लेकिन शायद बजट के अंदर हमें ये पता चल सके कि किस तरीके से वो राष्ट्रीय परियोजना होगी, लेकिन इन्होंने वो भी नहीं बताया। 9,600 करोड़ जो हम पहले से प्रावधान कर चुके थे और 1,000 करोड़ से ज्यादा का हम लगा चुके थे, जिसमें ईसरदा और निरता बांध हमने बना दिया। बिल्कुल मेघवाल, जिस तरीके से आप ईआरसीपी की बात कर रहे हैं, तो सरकार ने जल संचयन को लेकर के, जल संकट को दूर करने के लिए 20,000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट रखा है। खैर, हम आपसे बात करेंगे शैलेंद्र जी। जिस तरीके से एक पक्ष होता है, विपक्ष होता है, हालांकि कुछ चीजें, जब कोई योजनाएं आती हैं तो उसका समर्थन भी होता है और विरोध भी होता है, जो कुछ हमारे मंच पे भी दिख रहा है। आपके नजरिए से, चूंकि आप एक आर्थिक विश्लेषक हैं, ये जो योजनाएं लेकर के सरकार आई है, काफी कुछ है, क्या लगता है कितनी प्रासंगिक है और धरातल पर उतरने में कितना समय लगेगा या कितनी? धन्यवाद अतीक जी। सर्वप्रथम मैं डीडी न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। और मैं बताना चाहूँगा कि माननीय वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने जो इस बार बजट पेश किया है जी, वो बजट सर्वसमावेशी है और कहीं ना कहीं ये 2047 का रोड मैप तय करने वाला बजट है, क्योंकि जो मुख्य रूप से जो 10 बिंदुओं को हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने हाईलाइट किया है, और जो उसमें पहला बिंदु है कि राजस्थान को $350 बिलियन की इकोनॉमी बनाना, तो ये एक बहुत ही अहम इसमें बजट में लिया गया है, जो मुद्दा लिया गया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस, तो गुड गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं तो उसमें सभी समाज का हर तबका, हर व्यक्ति, उद्योग, निम्न वर्ग, मजदूर वर्ग, सभी को सम्मिलित किया जाता है, तभी एक समाज का गुड गवर्नेंस का सपना पूरा हो सकता है। तो जो ये योजनाएं जो लाई गई हैं, इनमें टूरिज्म को महत्व दिया गया है, जो कि हमारे राजस्थान का कोर है, जो हमारे राजस्थान की सबसे बड़ी हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारा अर्थव्यवस्था की भी बहुत मूलभूत आवश्यकता पूरी करती है। तो जो बजट को लाया गया है वो बहुत ही अच्छा बजट है और सभी की उम्मीदों पे पूरा जाएगा। अब हमें देखना यह है कि इनके क्रियान्वयन में जो नई पॉलिसीज लाई जा रही हैं, इनका क्रियान्वयन कितनी तेजी से और कितनी सुगमता से होता है, तो जनता को जल्द से जल्द लाभ मिल पाए। बिल्कुल। मदन जी, एक सवाल बहुत ज्वलंत है जो इसमें बनता है, चूंकि वो सबसे ज्यादा इस पूरे बजट में हाईलाइट में रहा है, वो युवा रोजगार की बात हुई। 4 साल में आप 5 लाख नौकरियां देने का वादा करते हो, 70,000 नौकरियां देने की बात थी, लेकिन अब 1 लाख आप नौकरियां इसी साल दोगे। आप कैसे संभव है ये? देखिए अतीक जी, जो मेरे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता भरत जी बड़े चतुराई से बात करते हैं, मैं जानता हूं इनको, लेकिन ये चलेगा नहीं, क्योंकि राजस्थान की जनता ने पिछले 5 साल में जो भुगता है, युवा की बात आज आप बहुत अच्छे मन से कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छा मन अगर आपकी सरकार थी जब रहते करते। 70 लाख युवा प्रभावित हुए हैं पेपर लीक से इस राजस्थान के अंदर, और जो युवाओं की बात कर रहे हैं शायद ये भूल गए कि बेरोजगारी के कारण युवाओं को आत्महत्या करनी पड़ी थी। एक सफलतम परीक्षा करवाना एक राजस्थान की पिछली सरकार के लिए चुनौती बन गई थी जी। दूसरा, इन्होंने किसान की बात की। किसानों की बात करके बजट लाने से काम नहीं चलता है। आप उस बजट को धरातल पे किस तरीके से उतारते हो, आपके पास में कोई व्यवस्था नहीं होती है। और पिछली सरकार की सबसे बड़ी विफलता रही है कुप्रबंधन, और साथ ही साथ कुवित्तीय प्रबंधन। कुवित्तीय प्रबंधन के कारण आपकी एक भी योजना धरातल के ऊपर नहीं पहुंची, किसी को लाभ नहीं मिला। आप 2018 में वादा करके आए थे किसान कर्ज माफ का, लेकिन कर्ज माफ तो नहीं है। 19,445 किसानों की जमीन इस राजस्थान में नीलाम हो गई, और सोहनलाल कटेला जैसे व्यक्ति को आत्महत्या लाइव वीडियो बना के करना पड़ा। ये जो राजस्थान में माननीय भजनलाल जी की सरकार में जो बजट पेश हुआ है, वो 10 संकल्पों के साथ में बजट पेश हुआ है। प्रदेश को $350 मिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए आधारभूत ढांचे का विकास करना, गुणवत्तापूर्ण जीवन,
कृषि के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे का विकास, बड़े उद्योगों के साथ में एमएसएमई का विकास, विरासत के साथ में विकास की परिकल्पना करना, सतत विकास में हरित विकास लाना, मानव संसाधन विकास में स्वास्थ्य में सुधार लाना और सामाजिक सुरक्षा और सुशासन लाना। काफी कुछ चीजें आप ये जो हम लेके आए हैं, इसके साथ साथ में वित्तीय प्रबंधन बात करके, क्योंकि आपने देखा होगा पिछली सरकार में कि केवल सरकार जो थी वो कुर्सी बचाने के चक्कर में लगी हुई थी, उसके लिए कोई भी घोषणा करना पड़े। और इसके लिए एक सीधा सीधा उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को कुर्सी बचानी थी, 10 जिलों की घोषणाएं कर दी, 19 नए जिले बना दिए। और काफी जद्दोजहद भरी सरकार थी, आप ये कहना चाह रहे हैं, जो कि सबके सामने थी। भरत जी, जिस तरीके से अभी मदन जी आप आरोप खुद लगा रहे थे सरकार के ऊपर, आपका ये कहना था कि सरकार 4 साल में 5 लाख रोजगार नौकरियां कैसे देगी। आप जो इस तरीके से आपकी सरकार में पर्चे लीक हो रहे थे, पेपर लीक, कितनी घटनाएं हो रही थी, कई सारी जैसे घटनाएं सामने आई, तो ऐसे में आप आरोप लगा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजस्थान में कहावत है कि बीती ताई बिसार दे और आगे की सुध ले। और मुझे लगता है कि जब राजस्थान की जनता ने आपको सत्ता दी है तो जिम्मेदारी आप पर बनती है। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है कि विपक्ष सत्ता से सवाल पूछता है। अगर मेरे भाई मदन जी बार बार पिछले 4 साल की तुलना करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आने वाली जनता और इस प्रदेश की जनता के साथ न्यायोचित होगा। अभी हम बात करते हैं युवाओं की। कोरोना काल हमने देखा कि हमारी सरकार में हमने 2 बार कोरोना काल देखा, उसके बावजूद भी हमने 3.25 लाख की नौकरियां हमने दी, भर्तियां हमने दी, और ऐसी भर्तियां दी जिनकी नियुक्ति अभी भी ये कर रहे हैं। जब कोरोना काल आया तब हमने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फीस रखी युवाओं के लिए, जिसके अंदर युवा अगर एक बार अपना रजिस्ट्रेशन करेगा तो उसे आने वाले जितनी भी वो परीक्षाएं देगा बार बार उसको पैसा नहीं देना पड़ेगा। दूसरी चीज, हमने जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हर साल रिन्यू कराना होता था, उसमें शिथिलता देकर 3 साल हमने उसको किया। 500 करोड़ का हमने युवा नीति कोष बनाया। अभी किसानों की बात कर रहे थे, मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की बार बार मांग करता है किसान, दिल्ली में भी किसानों ने की और राजस्थान के किसानों ने भी मांग की, लेकिन आपने उस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बात नहीं करी। आपके संकल्प पत्र पे ये लिखा था कि 2700 है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं का रखा जाएगा, लेकिन उस 2700 न्यूनतम समर्थन मूल्य को आपने गेहूं के अंदर नहीं रखा। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि नीलामी जब हो रही थी, केंद्र सरकार जब नीलामी कर रही थी, क्योंकि आपने किसान के कर्जों की माफी की बात करी, हमने 14,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज माफ किया। और ये स्वाभाविक सी बात है, लॉ के एक्सपर्ट भी हमारे पास बैठे हैं, क्योंकि जो राजस्थान के जो सरकारी बैंक होते हैं, जो कॉर्पोरेटिव बैंक होते हैं, उस पर अधिकार राजस्थान सरकार का था और हमने संपूर्ण सरकारी वो कर्ज था वो माफ किया। और हमने केंद्र सरकार से निवेदन भी किया कि ओटीएस स्कीम के तहत जिस तरीके से आप बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ करते हो, आप इन किसानों का कर्जा माफ करें, जिसका पुनर्भरण सरकार करेगी, जिसका पैसा सरकार देगी, लेकिन आपने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। और उसके बाद माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को एक कानून बनाना पड़ा, जिससे जो किसान है उनकी जो नीलामी हो रही थी उस नीलामी को रोका जा सके। बिल्कुल। आपने जिलों की बात करी थी कि जिले, मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप 2047 की बात करते हैं, आपको भूल जाते हैं कि अब डिसेंट्रलाइजेशन का जमाना है। एक तरह से जो सेंट्रलाइजेशन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी करना चाहते हैं कि पूरे सत्ता को अपनी तरफ केंद्रित रखना चाहते हैं, वैसे कांग्रेस करती नहीं है, इसलिए जिलों का बंटवारा किया गया। काफी कुछ आपके पास पॉइंट्स है, काफी कुछ आरोप इनके ऊपर लगा डाले हैं। हम शैलेंद्र जी के पास आना चाहेंगे वापस। शैलेंद्र जी, जिस तरीके से घोषणाओं में काफी कुछ योजनाएं रही हैं, लगातार हम उस पर बात भी कर रहे हैं, हमारे प्रवक्ताओं ने उसमें अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी है। आपके हिसाब से जो टैक्स को लेकर के काफी कुछ चीजें इसमें घोषणा की गई है, टैक्स में कई बार छूट भी दी गई है, जिस तरीके से हम लोगों ने एक बात भी की कि जो मकान लेंगे अगर आप उसमें, तो उसमें भी कुछ % छूट दिया जाएगा। और क्या कुछ चीजें हैं टैक्स को लेकर के एक आम आदमी के लिए, उस पर बताएं। आतिक जी, इस बजट में देखा जाए तो जनता पर कहीं भी किसी अतिरिक्त कर का रोपण नहीं किया गया है। सबसे अच्छा बजट इसलिए कहूंगा जनता के लिए, आम जनता के लिए। इसमें कहीं ना कहीं टैक्स संबंधी रियायतें ही दी गई हैं, चाहे वो स्टैंप ड्यूटी हो, चाहे वैट हो, सभी के संबंध में रियायतें दी गई हैं। एक बजट में जो एक नया जो परिवर्तन किया गया है वो ये किया गया है कि जो हमारे पारिवारिक जो सेटलमेंट होते हैं संपत्ति से रिलेटेड, उसमें पहले बहू को, पोता पोती या दोहिता दोहिती को इंक्लूड नहीं किया हुआ था। तो अब अगर इनके पक्ष में भी सेटलमेंट के थ्रू अगर कोई पारिवारिक संपत्ति ट्रांसफर की जाती है तो वो बिल्कुल भी उस पर स्टैंप ड्यूटी छूट दे दी गई है, तो एक सराहनीय कदम है। दूसरी, अगर फैमिली सेटलमेंट में 2 या 3 प्रॉपर्टीज का है और उनमें जॉइंट को ओनरशिप रहती है, देखा जाता है कि जो पारिवारिक संपत्तियां हैं अगर उनमें एक्सचेंज कर रहे हैं तो उनमें मात्र 2% की स्टैंप ड्यूटी पे आप एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये एक पारिवारिक विवादों को भी कम करता है और एक अतिरिक्त बाहर जो सेटलमेंट के समय परिवार पर आता है स्टैंप ड्यूटी का, उसको भी कम करता है। तो ये भी बहुत एक सराहनीय कदम है। शहीदों के लिए एक घोषणा की गई है कि जो शहीद लोग हैं उनके घर के वाले जो परिवार रहेंगे, अगर कोई
फ्लैट या मकान लेते हैं तो उनको स्टैंप ड्यूटी फ्री दी जाएगी। जी। ये क्या कुछ है, इसमें थोड़ा सा आप विस्तार से बताएं। सर, जो शहीदों के जो परिवारजन अगर कोई मकान खरीदते हैं तो उन पे जो स्टैंप ड्यूटी की चीज़ है वो स्टैंप ड्यूटी एक्ट के अकॉर्डिंगली उस पे स्टैंप ड्यूटी की उनको छूट दी गई है। तो उनको कोई भी स्टैंप ड्यूटी, सिर्फ सर्विस चार्ज है वो पे करना रहेगा, स्टैंप ड्यूटी की उनको रियायत रहेगी इसके अंदर। मेघवाल जी, इस तरीके से मैं मदन जी आपके पास आना चाहूंगा। अभी आपने एक आरोप लगाया पर्चा लीक का, उसके आरोप में कई सारे आरोप आपके ऊपर आ गए, तुरंत उसकी प्रतिक्रिया आपके सामने। ये पिछली सरकारों को कोसने का सिलसिला कब खत्म हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता है सर कि एक लाइन जो खींची हुई है उस लाइन के बगल में हम एक लंबी लाइन खींचे, उस पर एक हम उदाहरण फिक्स करें? ये ऐसा नहीं हो सकता है क्या? देखिए अतीक जी, बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन जो भरत जी कह रहे हैं कि बीती ताई विसात वाली बात बता रहे हैं और बोल रहे हैं पिछली सरकार से तुलना क्यों की जाती है। मेरा काम, आज जो सरकार काम कर रही है वो निश्चित रूप से पिछली सरकार से तुलना की जाएगी उसकी, और अगर तुलना नहीं की जाएगी तो मैं मेरे काम को कैसे बताऊंगा? तो मैं तुलना ही कर रहा हूं। अभी भरत जी किसान के लिए कह रहे थे कि साहब हमने माफ कर दिया। मैं आपको कहता हूं कि आप राहुल गांधी जी का वो बयान निकाल के सुनाइए जिसमें उन्होंने कहा था राजस्थान के किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ। क्या संपूर्ण कर्ज माफ? तो अब संपूर्ण की परिभाषा या तो राहुल गांधी जी को नहीं आती या माननीय अशोक गहलोत जी उनको समझा नहीं पाए, ये मेरे समझ से बाहर है। क्योंकि संपूर्ण का मतलब आप घोषणा आप करो और उसकी पूर्ति कोई और करे, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। दूसरा, इन्होंने कहा कि एमएसपी की बात की। मैं 5 साल तक राजस्थान का किसान बाजरा बेचने के लिए हरियाणा जाता रहा, मरता रहा, बाजरे की लागत मूल्य भी नहीं निकल पाई, और माननीय अशोक गहलोत जी धृतराष्ट्र बन के बैठे रहे। कैसी बात करो, हम बताए नहीं। हम ये कह रहे हैं कि आज राजस्थान में माननीय भजन लाल जी की सरकार में मोटे अनाज को प्राथमिकता दी गई है। 12 लाख किसान जो है वो प्रभावित होंगे, मक्का के 7 लाख किसान और बाजरे का 8 लाख किसान उससे प्रभावित होएगा। हम जो राजस्थान की रीढ़ की हड्डी है, उस रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने का काम अगर कोई कर रहा है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी कर रहे हैं। राजस्थान के युवाओं की आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमने इतनी नौकरियां दे दी। मैं भरत जी आपको चुनौती से कह रहा हूं, 1,45,000 के लगभग, 35 से 45,000 के लगभग वसुंधरा जी की सरकार के अंदर प्रक्रिया पूरी कर रखी थी। आप जब नौकरी निकालते थे, घोषणा करते थे, तो आपका सबसे बड़ा फंडा होता था अटकाना, भटकाना और लटकाना। इस सरकार की होती थी, आप कमजोर पॉलिसी बनाते थे, आप चीजों को इस तरीके से तय करते थे कि वो न्यायालय के अंदर कहीं ना कहीं जाके अटक जाए। पिछली सरकार में जितनी नौकरियों की भर्ती हुई वो सारी इसकी सारी न्यायालय में जाके अटकी, और जब ये सरकार आई, आप कह रहे हैं कि हमारी भर्तियां दे दी, वो तो अटकी हुई थी आपकी भर्तियां। हम न्यायालय से उनका निर्णय करवाया गया, वहां से हमने उनके अंदर जो कमियां थी उनको पूर्ति करके और फिर दे रहे हैं। भाई बिल्कुल आप दे देते, आप जा रहे थे, दे देते, कौन मना कर रहा था? बात की, मैं कर्ज पर ही आना चाहूंगा। शैलेंद्र जी, आपसे एक बात जानना चाहूंगा, जिस तरीके से इतनी सारी घोषणाएं हुई उसमें काफी कुछ व्यय आता है, सरकार के ऊपर आता है। हम पूर्व में अगर देखते हैं तो तकरीबन 5,79,000 करोड़ रुपए का जो कर्जा है वो अभी तक इस पे ऊपर है। उसके बाद में ये भी है कि 25,000 करोड़ रुपए का कर्जा और लिया जाएगा, जो तकरीबन 6 लाख करोड़ से ज्यादा के ऊपर चला जाएगा। तो ऐसे में उधार लेकर के इस तरीके से योजनाओं को इंप्लीमेंट करना कितना उचित है सर? देखिए अतीक जी, जहाँ तक कर्ज की बात है तो कर्ज ये तो पिछली सरकारों का एक अक्यूमुलेटेड कर्जा भी चल रहा है, और जो सरकार को अर्थव्यवस्था चलानी होती है वो एक बहुत ही टफ टास्क होता है कि रेवेन्यू जो लेना होता है जनता से, वो कर इस तरह से लिया जाना चाहिए जैसे कि भाप के रूप में पानी से सूर्य अपनी जो खींचता है और बादलों के थ्रू उसकी वर्षा करता है। तो सरकार का काम है जनता से कम कर्ज लेकर और उसे इस तरह से जनता को समर्पित करना कि वो उनकी भलाई के लिए और उसके लिए कार्य करे। तो जो कर्ज का जो आपका जो प्रश्न है उसको देखते हैं तो ये केंद्र सरकार से भी हमें सपोर्ट मिला वहां से मिलता है, और सरकार का दायित्व है कि सरकार उस जो भी ऐसी पॉलिसीज लेकर आए कि वो रेवेन्यू जनरेट करे। तो एक ये मिला जुला समीकरण बनाना होता है, और जो कर्ज है वो निरंतर कम होने की कगार पे अगर जा रहा है तो ये एक सरकार का सुशासन व्यक्त करता है कि वो सरकार उस दिशा में काम कर रही है। रही बात कर्ज को कम करने के लिए, तो सरकार ने ईज ऑफ डूइंग जो इस बार का एक मुद्दा है जिसे गुजरात तर्ज पे मेरे हिसाब से लिया जाना चाहिए, जहां पर कोई भी बड़ी इंडस्ट्री अगर राजस्थान में सेटअप हो रही है तो हम कर्ज को तभी कम कर सकते हैं जब हम बड़ी इंडस्ट्रीज को यहां पर लाएं और उनसे रेवेन्यू जनरेट करें। तो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को, जो सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट को सरकार लाने वाली है, वो उस दिशा में पहला कदम है कि हम इस कर्ज माफी से मुक्त हों आगे आने वाले वर्षों में। क्योंकि जिस तरह सरकारें जो बड़े उद्योग हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन, लैंड की रजिस्ट्री, लैंड का कन्वर्जन, उसके बाद फैक्ट्री लाइसेंसेज और बहुत सारे
चीजों से गुजरना पड़ता है, जो कि 6 महीने से 8 महीने का मिनिमम प्रोसेस है। तो जो सरकार इस बार ईज ऑफ डूइंग सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट लाने जा रही है, मैं उम्मीद करता हूं राजस्थान सरकार से और सभी अधिकारियों से कि उसे जल्द से जल्द लाया जाए, ताकि नवीन उद्योग धंधे राजस्थान में जल्द से जल्द पनपे। बिल्कुल, ईज ऑफ डूइंग जो लेकर के आ रहा है, अगर इसको सरकार लेकर के आएगी तो चीजें काफी कुछ शीशे की तरह साफ हो जाएंगी और आसान हो जाएंगी। बिल्कुल भरत मेघवाल जी, जिस तरीके से अब कर्ज की बात अगर हो रही है तो आपकी सरकार 5,79,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ करके आई है, फिर ये लोग सत्ता में आए हैं और ये लोग भी कर्जा ले रहे हैं। तो आप आरोप तो लगा रहे हैं इन योजनाओं पर, लेकिन योजनाओं को धरातल पर उतारना है तो कुछ उधारी इनको भी लेनी पड़ेगी। तो आप किस बिना पर आप आरोप लगा रहे हैं? देखिए 2015 में अगर आपको ध्यान हो, एक उदय योजना लाई गई थी। उस उदय योजना में जो केंद्रीय सरकार ने क्या किया कि पहले जो बिजली कंपनियों का कर्जा होता था, उस कर्जा में हिस्सा होता था केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार ने पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, सेस बढ़ाया, पैसा वो जनता से लेती गई। लेकिन जहां स्टेट्स को उसको पैसा देना चाहिए था, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया जो होता है उसमें से पैसा दिया जाता है, वो पैसा वो धीरे धीरे कम करती गई। और जब हमारी सरकार आई तो वो जो भार था वित्तीय कंपनियों का, वो भार हमारी सरकार को उठाना पड़ा। एक दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, हर एक स्टेट को अपने लोगों के लिए, क्योंकि अभी गुड गवर्नेंस की भी बात हो रही थी, और गुड गवर्नेंस का मतलब होता है कि आपके जितने भी स्टेक होल्डर है उन सबका जो इंटरेस्ट है वो फुलफिल होना। योजनाओं को लेकर आए, हम अन्नपूर्णा योजना लेकर आए, हम गरीब बच्चा पढ़ सके उसके लिए महात्मा गांधी स्कूल लेकर आए, हम प्रोफेशनल स्टडी कोई कर सके उसके लिए अनुप्रति कोचिंग योजना लेकर आए, हमने जो किसान थे, गोपालन थे, उनको हमने अनुदान दिया, हमने किसानों के लिए मेहनत करी, हमने महिलाओं के लिए एमएसएमई सेक्टर में जो अनुदान था 8% का सब्सिडी दी, हमने जो नए स्टार्टअप थे उन स्टार्टअपों को खोलने के लिए अनुदान दिया। लेकिन आज इस सरकार में हम क्या देख रहे हैं, आपने कह दिया हम पॉलिसी बनाएंगे, उस पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार नहीं है, उस पॉलिसी के अंदर क्या नियम बनेंगे वो तैयार आज ही की सीएम ने बैठक की, तैयारी कहना है कि जो भी ये योजनाएं लेकर उसको धरातल पर उतारने के लिए एक्शन प्लान बनाया है। दो चीज होती है, अगर मैं आपको कहूं कि आपकी सैलरी बढ़ाई जाएगी और एक में कहूं कि आपकी सैलरी 20% से बढ़ाई जाएगी, उसमें बहुत अंतर है। आपकी सैलरी 10 रुपए से भी बढ़ सकती है, आपकी सैलरी 1000 रुपए से भी बढ़ सकती है। तो जो घोषणाएं की गई उसमें सिर्फ प्रस्तावित किया गया और पॉलिसी का नाम लिया गया, उसको डिस्क्राइब नहीं किया गया। जबकि हमने जो बजट निकाला था उस बजट में हमने बहुत तरीके से डिस्क्राइब किया। हमने जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसके अंदर हमने कहा कि 15% की वृद्धि हर साल होगी, हमने कानून बनाया और उसका परिणाम ये रहा कि हर साल जो है 15% की वृद्धि होती गई। इसके अलावा बिल्कुल मैं आता हूं आपके पास, मैं आपसे और भी सारी जानकारी लेता रहूंगा, लेकिन इस बीच में जब कर्ज की बात हो ही रही है, स्टेट के बारे में बात हो रही है, तो एक डेटा मैं अपने दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा कि सरकार पहले कितना कर्ज लेती है और ये योजनाएं जो लेकर के आई है, इन योजनाओं पर, इन घोषणाओं पर कितना व्यय होगा, मैं आपको बताना चाहूंगा। जो ये घोषणाएं की गई हैं इसके लिए लगभग 2,90,000 करोड़ रुपए का व्यय आएगा। यानी कि ये जो बजट आया, इस बजट में जो लागत आएगी वो 2,90,000 करोड़ रुपए आएगा और सरकार की आमदनी है वो 2,64,000 करोड़ रुपए है। घोषणाएं पूरी करने के लिए सरकार को कर्ज 25,758 करोड़ रुपए लेना पड़ेगा, तब ये चीजें पूरी होंगी। अगर हम ओवरऑल सारी चीजों को अगर मिला देते हैं तो जो पुराना कर्ज है वो 5,79,000 करोड़ का है, जो अब और कर्ज लेने के बाद तकरीबन 6 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा डेटा है। सरकार ने घोषणा तो बहुत सारी कर दी, लेकिन उसको धरातल पर उतारने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। आपसे मदन जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से योजनाओं पर अगर बात हो रही है, काफी कुछ पॉलिसीज लेकर के आए हैं आप लोग, कर्मचारियों के लिए काफी कुछ है, महिलाओं के लिए है, युवाओं के लिए है, रोजगार की तो बात हो ही चुकी है। ऐसे में जो कर्मचारी की बात अभी इन्होंने छेड़ी, कर्मचारियों को जो संविदा कर्मी है उनको कहा गया है कि साल में 2 बार उनका इंक्रीमेंट लगेगा। ये इंक्रीमेंट कैसे लगेगा, क्या कुछ इसका प्लान है, इसके बारे में बताएं। देखिए अतीक जी, ये जो आप कह रहे हैं कि जो सरकार है, ये सरकार बिल्कुल मजबूती से सबके लिए काम करेगी। और ये 5 साल का जो मैंने पहले कहा कि ये कुर्सी बचाने वाली सरकार नहीं है, ये 2 लोगों की लड़ाई में रस्साकसी वाली सरकार नहीं है, ये आला कमान के यहाँ से चलने वाली सरकार नहीं है। माननीय भजनलाल जी की जो ये सरकार है, इस सरकार में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा, इन सब की बात होती है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से काम करने वाले लोग हैं। माननीय भजनलाल जी ने जिस तरीके से की सरकार ने दिया कुमार जी में जो बजट रखा है, उस बजट में ये दर्शाता है। अभी भरत मेघवाल जी मेरे को कह रहे थे बिजली कंपनियों का ये है वो है। मैं सिर्फ छोटी मोटी गणित में आपके दर्शकों को बता देता हूं कि पिछली सरकार से पहले 2018 में वसुंधरा राजे जी की सरकार के अंदर बिजली कंपनियों का घाटा और डिस्कॉम का घाटा 0 हो गया था। आज इनके सरकार छोड़ के जब गई है, 88,700 करोड़ रुपए का तो डिस्कॉम का घाटा है और 1,39,000 करोड़ के बिजली कंपनियां घाटे के अंदर चल रही है। ये दर्शाता है कि वित्तीय कुप्रबंधन किस तरीके से था। तीसरी चीज ये कह रहे हैं कि हम लेके आए और धरातल पे लागू कर दिया, हम वो योजना लाए। आपने कुछ नहीं किया।
आपने चुनाव में 4 साल तक अशोक गहलोत जी कुंभकर्णीय नींद के अंदर सोते रहे और जाते जाते किसी ने जगाया कि चुनाव है तो उठ के घोषणाएं घोषणाएं घोषणाएं। आपने उन घोषणाओं को पूरी करने के लिए और ये दिखाने के लिए जनता का गाड़ी कमाई लगा के राहत कैंप खोले। आप 50 यूनिट बिजली की फ्री देते थे, 100 दे रहे थे, दे देते, आपके पास डेटा था ना, बीपीएल आपको गैस के कनेक्शन देने थे, डेटा था, आप दे देते ना। किस तरीके से कैंपों में घपले हुए, भ्रष्टाचार हुआ। तो भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद के अंदर ही उलझे रहे। लेकिन मैं अब ये कह रहा हूं, राजस्थान विकास की पटरी पे चल रहा है और आने वाले 5 साल में बिजली के अंदर हम आत्मनिर्भर बनेंगे। हम जो जिस तरीके से पर्यटन के अंदर हम लोग वृद्धि करेंगे, हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है यहाँ पे 5 साल में डेवलप करेंगे। तो ये जो सारी योजनाएं, युवाओं का भविष्य सिक्योर होगा, पेपर लीक से निजात दिलाने का काम हम करेंगे। और हमने जो कैलेंडर के अनुसार जितनी भी परीक्षा है समय पर भर्तियां कराने की कोशिश करेंगे, कैलेंडर के ऊपर काम करेंगे, किसान को मजबूत करेंगे। अब किसान को अपना बाजरा बेचने के लिए हरियाणा नहीं जाना पड़ेगा, माताओं और बहनों को इज्जत से सम्मान से रहने के लिए राजस्थान मिलेगा। मैं आपको किसानों के लिए भी काफी कुछ घोषणाएं आपने की, जिस तरीके से उनको कई बार जो है ऋण, जो ब्याज मिलेगा उसमें ब्याज रहित ऋण मिलेगा, तो काफी कुछ चीजें। मैं मेघवाल जी के पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से भरत जी एक चीज लेकर के और योजना लेकर के आए, आप लोग वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करते रह गए और ये राजस्थान में वन नेशन वन इलेक्शन के, वन स्टेट वन इलेक्शन की तर्ज पर ले आए हैं। निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ में करवाने की तैयारी इन्होंने बना ली है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी हमने देखा 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ जी, और उस 18वीं लोकसभा में 7 चरणों में चुनाव हुआ और 7 चरणों में हमने ये भी देखा कि इस देश में पहली बार इलेक्शन कमीशन को अपनी सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा। हमने देखा किस तरीके से इलेक्शन कमीशन, कंप्यूटराइज्ड का जमाना है और अपना जो डेटा उनको पब्लिश करना चाहिए था, वो डेटा पब्लिश करने के लिए 10 दिन लगते हैं और उसमें भी 1 करोड़ से ऊपर के मतदान में अंतर आता है। तो ये जो सिनेरियो हमको सामने देखा, ऐसा तो है नहीं कि हम कोई नई बात कर रहे हैं। ये चीजें देखने के बाद भी हमको लगता है कि जो ये बातें करते हैं ये सिर्फ घोषणाएं बातें हैं। ये सिर्फ बात बता रहे हैं कि हम वन स्टेट वन इलेक्शन लेकर आएंगे। अच्छी बात है, लेके आइए, बनाइए, किस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। कैसे नगर पालिकाओं का आदेश सवाल अच्छा उठाया है मेघवाल जी, जिस तरीके से कैसे आप इसको धरातल पर उतारेंगे, जिस तरीके से वन स्टेट वन इलेक्शन की अगर बात हो रही है, पंचायत और निकाय चुनाव कैसे संपन्न करवाएंगे, ये बताइए। देखिए, उसके लिए तो जो कमेटी बन के रिपोर्ट देगी उसके अनुसार कार्रवाई होगी। लेकिन ये क्यों लाना पड़ा, मैं ये जरूर बता देता हूं। क्योंकि पिछली सरकार के अंदर कुर्सी बचाने के लिए अशोक गहलोत जी ने पंचायतों के चुनाव एक साथ होते हैं। इस राजस्थान में पंचायत चुनाव एक साथ होते हैं, निकाय के चुनाव अलग होते हैं और निगम के चुनाव अलग होते हैं, उनकी तारीख अलग है। लेकिन पंचायत चुनाव को टुकड़े करके 5 साल तक इस राजस्थान में पंचायत राज के चुनाव से होते रहे। इस राजस्थान ने देखा है कि कुर्सी बचाने के लिए नगर निगम के टुकड़े कर दिए और नगर निगम के चुनाव भी अलग अलग कराए। नगर पालिकाओं के चुनाव 5 साल तक चलते रहे। तो ये पूरा राजस्थान पिछले 5 साल में जब भी कांग्रेस के दिल्ली से कोई कुर्सी की बात है या बैठक की बात है, राजस्थान में चुनाव घोषणा कर दी। तो ये जो आचार संहिता में राजस्थान का जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान को बचाने के लिए और एक साथ करने के, पहले भी आपको पता हो तो भैरव सिंह शेखावत जी के टाइम पे ये हुआ था कि पंचायत चुनाव बारी बारी से होते थे। राजस्थान में एक बार कराए गए पूरे चुनाव, एक माध्यम से 1 तारीख को कराए गए। उसी तरीके से अभी भी जो कमेटी बनेगी, निश्चित रूप से उसमें राजस्थान का भला होगा, आचार संहिता से निजात मिलेगी और जनता की जो गाड़ी कमाई है वो बचेगी। बिल्कुल भरत मेघवाल जी, जिस तरीके से आपने जो सवाल उठाया तो उनका ये माकूल जवाब इन्होंने दिया। पूरी कमेटी बनाएंगे और कमेटी बनाने के बाद फिर धरातल पर चीजों को उतारेंगे। हम जी बताएं। जवाब दे नहीं पाई, वापस पुरानी सरकारों पर चले गए। इनको देखना चाहिए कि अभी डिलिमिटेशन विधानसभा का होना है। नगर पालिका जो अभी नई बनी थी उसके चुनाव की घोषणा इनकी खुद की सरकार ने नवंबर दिसंबर में कर दी थी। नगर निगम के चुनाव होने 2020 के अंदर, आपको भी ज्ञात होगा कि कोरोना आया था, तो इनको ये बताना चाहिए था किस तरह से डिलिमिटेशन किया जाएगा, किस तरीके से जनगणना की जाएगी, क्योंकि पिछले 10 साल से जनगणना अभी तक हुई नहीं और किस आधार पर ये पंचायतों का वर्गीकरण करेंगे, लेकिन ये वो बात बता नहीं पाए। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अभी इन्होंने जो झूठ बोला बिजली कंपनियों का, ये सीएजी की रिपोर्ट जाके देखिए, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होती है, जो ऑडिट करती है, उन्होंने खुद नहीं कहा द रिडक्शन इन प्रॉफिट वाज मेनली ड्यू टू discontinuation of subsidies to the state discom under उदय as the scheme ended it 1920 only। एक उदय योजना जब बंद की गई तो स्टेट को जो सब्सिडीज केंद्र सरकार देती थी वो बंद कर दी गई, जिसकी वजह से घाटा आया। तो मुझे लगता है कि बहुत जो मेरे बड़े भ्राता हैं इनको बताना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। नेशनल चैनल है, नेशनल चैनल पे आकर अगर आप इस तरह से झूठ बोलेंगे तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा और जनता को भी अच्छा नहीं लगेगा। जारी रहता है। शैलेंद्र जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। सरकार एक योजना लेकर के राजस्थान को डिफेंस का हब बनाएगी। डिफेंस हब में क्या कुछ चीजें रहेंगी, क्या कुछ इनका एक्शन प्लान उसमें रहेगा, किस तरीके की ये योजना है, इस पर अगर आप थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहें। सर, डिफेंस का जो यहाँ पर प्रपोज किया है ये बहुत ही सराहनीय कदम है। वैसे भी हम लैंड बैंक की तुलना में किसी भी अन्य राज्य से श्रेणी अग्रणीय श्रेणी में है
और डिफेंस का यहाँ अगर हब बनता है तो ये हमारे लिए उद्योग धंधों के लिए और राजस्थान के रेवेन्यू के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। साथ ही अगर हम बात करें कि और जो उद्योगों के बारे में, टेक्सटाइल के बारे में जो पॉलिसी लेकर आ रही है गवर्नमेंट, तो टेक्सटाइल उद्योग जो कि राजस्थान का एक महत्वपूर्ण उद्योगों में है, तो इसको पॉलिसी लाकर इसको प्रमोट करने का प्रयास किया गया है। साथ ही टूरिज्म पॉलिसी के माध्यम से टूरिज्म को प्रमोट करने का है। एक वेयर हाउसिंग जो कि सभी उद्योगों की एक डिमांड थी, जिसे पूरा प्रॉपर रूप से सुना गया है, और मैं भजनलाल सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जितने भी बजट प्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन दिए गए उन करीब करीब सभी मुद्दों पर इस बजट में समावेश किया गया है, और उन सभी मुद्दों पर बजट में कहीं ना कहीं रियायत दी गई है या उन पर कार्य योजना बनाने के लिए पॉलिसी बनाने का इसमें निर्णय लिया गया है। तो जो वेयर हाउस पॉलिसी एक महत्वपूर्ण कदम है जो कि उसको इंडस्ट्री की श्रेणी में लेकर आ सकती है, और जो कि वेयर हाउसिंग चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, चाहे वो एमएसएमई से और चाहे बड़े उद्योगों से संबंधित हो, तो वेयर हाउसिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो राजस्थान में दिन प्रतिदिन बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। तो ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। बिल्कुल। साथ ही साथ मैं टैक्सेशन के संबंध में भी आपसे आज चर्चा करना चाहूंगा। जो स्टैंप ड्यूटी के संबंध में जो रियायत दी गई है उसमें राजस्थान के सभी वर्गों को बहुत लाभ मिला है। जो 50 लाख तक के मल्टी स्टोरी घर हैं उन पे जो स्टैंप ड्यूटी की राशि है वो घटा दी गई है, वो 5% कर दी गई है। तो ये बहुत वेलकम स्टेप है। राजस्थान के विकास को लेकर के काफी कुछ चीजें, जिस तरीके से जो अगर मान लीजिए राजस्थान एक डिफेंस का हब बनता है और कई बार बड़ी कंपनियों को वहां लाने की बात कही जा रही है। जयपुर में एक पीएम यूनिटी हॉल बनाया जाएगा, जिस तरीके से दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो भारत मंडपम है, उसी की तर्ज पर राजस्थान मंडपम बनेगा। इस तरीके से ये सारी चीज जो निवेश अगर आते हैं यहाँ पर, ये सारी चीजें अगर धरातल पर उतरती है, तो क्या लगता है राजस्थान जो हमारा है वो कितना ग्रो करेगा और यहाँ की आवाम को कितना कुछ विकास देखने को मिलेगा? सर देखिए, जैसा हमने अभी चर्चा में किया कि राजस्थान पर 5,69,000 करोड़ तक से ऊपर का कर्जा है और 25,000 करोड़ के बाद ये 6 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा हो जाएगा। तो कर्जा हम तभी दूर करते हैं जब यहाँ पे औद्योगिक क्षेत्रों का यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट हो, यहाँ पर औद्योगिक यूनिट्स लाई जाएं। तो उसके लिए जो एक महत्वपूर्ण जो स्टैम्प ड्यूटी एक्ट में जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है, वो मर्जर और डीमर्जर पर जो स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पर लगती थी, शेयर ट्रांसफर पर एक ड्यूटी लगती थी जो कि 5% ड्यूटी, 4% ड्यूटी हुआ करती थी, उसको मात्र 1% कर दिया गया है। तो जो भी बड़े उद्योग धंधे जो मर्जर और डीमर्जर के थ्रू अपने आप को और एक्सपैंड कर सकते हैं, वो यहाँ पर वो कार्य अब होने लगेगा और वो ड्यूटी सरकार को मिलने लगेगी। पहले ये ड्यूटी बाहर जा रही थी क्योंकि जो कंपनीज यहाँ पर इतना ड्यूटी पे नहीं कर सकती थी, वो कहीं ना कहीं अपना ऑफिसेज उनको ट्रांसफर करके किसी दूसरे स्टेट में जहाँ ड्यूटी कम है। तो सरकार ने इस बात को समझा और इसको इम्प्लीमेंट किया। ये बहुत ही सराहनीय कदम है। दूसरी बात है डिफेंस की। तो जो बड़े उद्योग धंधे, जो हम रेवेन्यू की, एक्स्ट्रा रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, उसमें ये सब पॉलिसीज के थ्रू, बड़े उद्योगों के थ्रू और डिफेंस सेक्टर के थ्रू जो सरकार जो मेजर रेवेन्यू कवर करना चाह रही है, वो ये सभी के थ्रू सरकार अपना जो कर्ज है वो उसको कम कर पाएगी। जी, तो बिल्कुल जिस तरीके से जो योजनाएं हैं, योजनाओं में हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की गई है, हर वर्ग को कुछ ना कुछ देने की बात कही गई है। एक आपसे सवाल और लेना चाहेंगे, जिस तरीके से जो योजनाएं हैं, योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो लागत आती है, हमने काफी कुछ डेटा भी सबके सामने रख दिया है। डेटाओं के हिसाब से तो क्या लगता है कि ये कर्ज जो अभी सरकार लेगी 25,000 करोड़ रुपए का, जो 6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा, तो ये कर्ज कुछ आगे चल के कम भी हो सकता है या लगातार हम जो है विकास देखते चले जाएंगे और ये कर्ज लगातार बढ़ता चला जाएगा? इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं सर, मेरा मानना यह है कि जो इस बार पॉलिसीज बनाई गई हैं, जो इस बार बजट में निर्णय लिए गए हैं, वो कहीं ना कहीं इस कर्ज को कम करेंगे, निश्चित रूप से कम करेंगे। क्योंकि जो माइलस्टोन चेंजेस जो इसमें हम देखने को मिल रहे हैं, ये रेवेन्यू को कहीं ना कहीं इंक्रीज करेंगे और हम कहीं ना कहीं अगले 5 सालों में इस कर्ज से काफी राहत पाएंगे। मैं ये नहीं कह सकता कि इस पूर्ण रूप से कर्ज मुक्त हो जाएंगे, लेकिन निश्चित रूप से हम जो वर्तमान में जो हमारा कर्जा है वो उससे कम ही होगा। तो जिस तरीके से चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं बजट को लेकर के, काफी कुछ इसमें बात करने के लिए वक्त की थोड़ी सी कमी, लेकिन हम अपने सभी प्रवक्ताओं के पास आना चाहेंगे, एक फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे कि मदन प्रजापति जी, जिस तरीके से ये बजट पर आप चर्चा करें, आप तो हमेशा से ही सारी योजनाओं को लेकर के कह रहे, दावा करें हम धरातल पर उतार ही देंगे, लेकिन फिर भी आप इस बजट को लेकर के कितना आश्वस्त हैं, ये बताएं। देखिए, मैं 100% आश्वस्त हूं उस बजट को लेकर। आपने देखा होगा इस साल में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और हमने बोला कि अगर गरीब को पक्के मकान बना के देंगे तो दिए। हमने बोला कि अगर उज्ज्वला योजना महिलाओं देंगे तो दिए, महिलाओं को शौचालय देने तो दिए। तो उसी तर्ज पे राजस्थान के मुख्यमंत्री और डबल इंजन की ये सरकार है, इस डबल इंजन की सरकार का फायदा राजस्थान की जनता को मिलेगा और आने वाला 5 साल राजस्थान के विकास की दृष्टि से एक नए आयाम
सुनिश्चित करेगा। तो जिस तरीके से आप मेघवाल जी आपके पास आना चाहेंगे, फाइनल कमेंट की बात हो रही थी, काफी कुछ योजनाएं लेकर के आए हैं और सब कुछ इन्होंने दावा आपके सामने कर रखा है और आपने इसका विरोध भी किया है। क्या लगता है कि आपको ये जो 5 साल का रोड मैप इन्होंने बनाने की कोशिश की और 2047 की संकल्पना के साथ इन्होंने ये जो बजट बनाया है, क्या लगता है आपको ये कितना आसान रहेगा धरातल पर उतारना? अभी आपने चुनाव में देखा 400 पार का वादा करने वाले, 2047 की बात करने वाले 250 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। 11 लोकसभा चुनाव हारे हैं पिछले 10 साल में, 11 जिले हार गए और 5 उपचुनाव आने। मैं आपको निश्चित तौर पर बता रहा हूं, कर्मचारी इनसे रूठे हुए हैं। आरजीएचएस में इन्होंने कुछ नहीं दिया, ओपीएस में इन्होंने कुछ नहीं दिया, डीपीसी की जो मांग की थी वो भी 2 दिन पहले की, जिसकी घोषणा हम साल भर पहले कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पर ये सिर्फ घोषणाओं का पिटारा था। किसी तरीके से आपने देखा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कहीं पे भी इस बारे में चर्चा नहीं हुई कि कोई नई इन्होंने घोषणाएं की हो या कोई नई चीज बोली हो। सिर्फ एक बजट को पढ़ना था, बजट को पढ़ गए। उस बजट में किसी भी वर्ग का ध्यान नहीं दिया गया और इसका खामियाजा इनको आने वाले उपचुनाव में भुगतने को मिलेगा। मदन जी, जिस तरीके से उन्होंने कई सारे आरोप लगा दिए, आपको बात खत्म करते करते उन्होंने कर्मचारियों को लेकर बात कर दी, कहने ओपीएस पर आपने ध्यान दिया। ओपीएस पर क्या कहना चाहेंगे, इस पर क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, ओपीएस पे जो सरकार तय करेगी, जो कमेटी तय करेगी, जो है वो तय करेगी। ओपीएस हम तो लेके नहीं आए थे, तो मनमोहन सिंह जी की सरकार में लाया हुआ है। ये जब सरकार में रहते हैं जब अलग बात करते हैं और विपक्ष में रहते हैं जब अलग बात करते हैं। इनको जनता और जनता से कोई सरोकार नहीं। लेकिन जैसे ये चुनाव हारने की बात करें तो मैं तो कह रहा हूँ, राहुल गांधी के नेतृत्व में कितने चुनाव लड़े गए भाई, और कितने हार गए। आप कह रहे हो कि 240 सीटें हम पार निकाले, आप पिछले 25 साल 30 साल से 240 का आंकड़े के आसपास भी नहीं भटक पाए। आप नेता प्रतिपक्ष 10 साल राज करने के बाद में नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाए, तो किस मुंह से आप बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता। और आप 233 के अंदर से 75 सीटें निकाल दीजिए, क्योंकि ये 75 सीटें तो वो है जिसपे आप अपने ही साथियों के साथ में आमने सामने चुनाव लड़के आए हो। पश्चिम बंगाल हो, दिल्ली हो, केरल हो, तो कौन सी बात कर रहे हो ये बात आप जनता के सामने दिखाना चाह रहे हो जो चेहरा नहीं है। आपने ये जरूर है कि आपने नेता प्रतिपक्ष बना लिया और राहुल गांधी जी को एक संवैधानिक पद के ऊपर लाके खड़ा कर दिया और आप ये में कामयाब हो गए। लेकिन जनता के हृदय में आपने जो स्थान बनाना चाहिए था, वो स्थान आज भी कांग्रेस का नहीं बन पाया। आज भी राहुल गांधी को जनता जो है अस्वीकार करती है और आज भी जनता मानती है कि राहुल गांधी जो है वो परिपक्व नेता नहीं है। और कांग्रेस का जिस तरीके से आत्ममंथन, आत्मचिंतन करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। आप क्षत्रिय दलों के कंधों पर सवार होके और आप सत्ता की प्राप्ति करना चाहते हो। आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद का है। आपको जनता और जनता से जुड़े हुए मुद्दों का सरोकार नहीं है। आपके जवाहरलाल नेहरू से लेके और इंदिरा गांधी के होते हुए मनमोहन सिंह जी तक गरीबी हटा रहे थे, लेकिन 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाहर निकाला। गरीब और गरीबी आपके नारों के अंदर थी। बिल्कुल। तो फाइनल कमेंट आपसे भी लेना चाहेंगे सर। शैलेंद्र सर, बताइए, जिस तरीके से इन्होंने एक ने आरोप लगाया, दूसरे ने उसका प्रत्यारोप लगा दिया। हम सारी योजनाओं की बात कर लेते हैं। जिस तरीके से काफी कुछ कर्जे की बात हो गई, सरकार की लागत की बात आ गई, फाइनल कमेंट आपका क्या रहेगा इन सारी घोषणाओं को लेकर के? सर, बजट जैसा मैं देख रहा हूँ, बजट पूर्ण रूप से सभी सर्वसमावेशी बजट है। बट बजट में जो पॉलिसीज़ के निर्माण की और पॉलिसीज़ के थ्रू जो डेवलपमेंट की बात की गई है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये पॉलिसीज़ इस तरह से फ्रेम हो कि उनका जो अकाउंटेबिलिटी तय हो और उनका लाभ जनता को मिले जी। तो जो रिप्स की नई पॉलिसी लाई जा रही है, टेक्सटाइल, टूरिज्म, जो जितनी भी नई पॉलिसीज़ को लाया जा रहा है, तो पॉलिसीज़ को लाना मतलब उसके पीछे पूरा एक मैकेनिज्म सेट करना होगा। तो सरकार उसमें अकाउंटेबिलिटी तय करे और उस पॉलिसी का लाभ राजस्थान के अंतिम नागरिक तक भी पहुंचे, ये मेरा सबमिशन रहेगा। बिल्कुल। तो जिस तरीके से अभी हमने जो पैनल था, पैनल में हमने इस बजट को लेकर के काफी कुछ जो सवाल जवाब थे उसको आपके सामने पेश करने की और रखने की कोशिश की। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम पसंद आएगा। हम सबसे पहले अपने सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद देना चाहेंगे। मदन प्रजापति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मेघवाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके बाद शैलेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर के आपसे जुड़े हुए सरोकारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।